नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 जून 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके सामने दिख रहा है, अ चिल इन यूएस चाइना रिलेशंस। देखिए, यूएस और चाइना के रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम है अभी ये तो सबको पता है, लेकिन हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और उन प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव ने यूएस के अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने क्या डिसीजन लिए हैं उनको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताएगा यूएस और चाइना के रिलेशंस की। फिर अगला है स्विस चीज एंड डिफेंस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे देखिए, चीज की जो स्लाइसेस होती है ना, चीज की स्लाइसेस में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके हिसाब से कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। हम बस यहाँ काम की चीजें देखेंगे, इसमें क्या क्या बताएं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, किलिंग गजा। तो अभी अनफॉर्चुनेटली केरला में एक एलिफेंट की मौत हो गई है। उसने एक पाइनएप्पल खा लिया था पटाखों से भरा हुआ, तो उसकी मौत हो गई। तो उसके रिलेशन में इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, वो देखेंगे। आगे देखते हैं, अभी यूएस और चाइना ने एक दूसरे के जो पैसेंजर प्लेन्स है उनको अपनी टेरिटरी में उड़ने से मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में, क्या किया जाना चाहिए, इसकी हल्की फुल्की बात की गई है इस आर्टिकल में, तो इसे कवर करेंगे। और फाइनली जो आर्टिकल है ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरे हिसाब से आज का, एम्ब्रेसिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन। खास बात यह है दोस्तों, इसमें ऑथर ने शुरुआत इस तरीके से कही है, बोला है कि भाई नेचर के साथ अगर आप जरूरत से ज्यादा खिलवाड़ करोगे तो नेचर अपना हिसाब चुकता कर ही लेगा। नेचर ने यहाँ हिसाब चुकता किया है कोविड-19 से, तो जरूरी है कि जो हम अपनी प्रोटीन डाइट है उसको रेगुलेट करें, उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में इस टॉपिक में बात करी गई दोस्तों। तो ये 5 एडिटोरियल आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी समय बताऊंगा। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहला आर्टिकल, अ चिल इन यूएस चाइना रिलेशंस। इस आर्टिकल को विजय गोखले जी ने लिखा है। विजय गोखले जी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के और पहले चाइना के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो देखिए, चाइना के पर्सपेक्टिव में विजय गोखले जी को काफी कुछ पता है। उन्होंने यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया और उस व्यू पॉइंट के पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की कि देखिए इंडिया के पास यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, क्या क्या चॉइसेस बचती हैं इंडिया के पास, यहाँ पे इस बारे में भी इन्होंने काफी बात की है। देखिए, अभी अभी कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं यूएस की तरफ से। यूएस और चाइना के बीच में पिछले 1-1.5 साल से एक ट्रेड वॉर चल रहा है। वो ट्रेड वॉर थोड़ा कम होने को आया तो कोविड आ गया। तो अब हांगकांग में भी काफी बवाल चल रहा है। तो भाई, हांगकांग के बवाल के चलते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि जो हमने स्पेशल ट्रेड स्टेटस दे रखा है ना हांगकांग को, इसको भाई हम हटा लेंगे। फिर ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट किया कि ये जो चाइनीज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, या फिर वो रिसर्च के लोग जो कि चाइना से यूएसए में आते हैं, अगर उनका किसी भी तरीके से कोई टाई है पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ, तो उनको यूएसए में नहीं आने दिया जाएगा। और फिर जो यूएस के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, वो चाइनीज फर्म्स जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो किस तरीके से काम कर रही है, इस पे एक ठीक ठाक एनालिसिस होगी, इस पे एक ठीक ठाक ओवरसी होगा। ये एक्चुअली में तीसरा पॉइंट इसलिए बोला है यूएस प्रेसिडेंट ने दोस्तों, जैसे बाइट डांस नाम की एक कंपनी, बाइट डांस पे काफी दिन से आवाजें उठ रही है यूएस के अंदर। बाइट डांस की ही सबऑर्डिनेट है टिकटॉक। कहा जाता है कि जो चाइनीज कंपनी होती है काफी हद तक ये स्टेट कंट्रोल्ड है, इनके अंदर जो चाइनीज की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उनका काफी इंफ्लुएंस है, इसलिए वो मार्केट के रूल्स के हिसाब से नहीं करती। इनकी जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है ना, वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से होती है, जबकि ये काम यूएसए में कर रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए भाई इनके काम करने के तरीके पे हमें एग्जामिन करेंगे। तो ये 3-4 चीजें बोली आपके यूएस प्रेसिडेंट ने। अब देखिए दोस्तों, ये जो यूएस का टर्न अराउंड है चाइना की तरफ, ये अभी रिसेंटली हुआ है ट्रंप के अंदर, ऐसा यहां पे विजय गोखले जी बोल रहे हैं। पहले क्या था, पहले अमेरिका में चाइना को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आप चाहे अमेरिका के पॉपुलर कल्चर को ले लो, अमेरिका के पॉपुलर कल्चर में भी चाइना को बहुत सारी इंपॉर्टेंस दी गई है। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी मूवीज में आपको चाइना का रेफरेंस दिख जाएगा दोस्तों। फिर यहां पे देखिए, पिछले प्रेसिडेंट्स ने किस तरीके से चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट दिया है, कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं यहां पे विजय गोखले जी ने। जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, इन्होंने 1972 में चाइना को इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई, उस समय पे जब माओ जेडोंग जी का दुनिया भर में काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। फिर यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर आए। जिमी कार्टर ने क्या किया,
कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ दिया ताकि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाए 1978 में। फिर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, इन्होंने क्या बोला, जो तियानमन मैसेकर हुआ था ना चाइना में, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे चाइना में, उसके अगेंस्ट में ये तियानमन प्रोटेस्ट हुए थे। तो इसमें काफी मैसेकर हुआ था, जो चाइनीज फोर्सेस थी उन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया। इसमें 1989 में हुआ था ये। उस समय पे काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए थे चाइना के ऊपर, बट चाइना उस सैंक्शन से तुरंत निकल आया। इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और फिर आप बात करोगे बिल क्लिंटन, जो कि जब अपोजिशन में थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के, तो वो उनको क्रिटिसाइज करते थे चाइनीज के साथ इंडल्ज करने के लिए। लेकिन जैसे ही बिल क्लिंटन राज में आएंगे, वो देखेंगे कि उन्होंने चाइना की मदद की कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सके, और उससे उन्होंने बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज का नुकसान भी किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बोला जा रहा है यहां पे कि जितने भी चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड आए हैं, जो भी जितने भी अमेरिका के हेड आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने इन वन फॉर्म और द अदर चाइना को सपोर्ट किया है आगे बढ़ने में। आज की डेट में जो चाइना इतना ऊंचा और इतना बड़ा बन के बैठा है, उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को 1960 से ये लग रहा था कि जो चाइना बढ़ रहा है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की तरह काम करेगा और पैक्स अमेरिकाना के अंदर रहेगा। पैक्स अमेरिकाना का मतलब क्या होता है? पैक्स अमेरिकाना का मतलब होता है कि वो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर जहां पे ओवरसी करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यूएसए है ऊपर और बाकी सारी कंट्रीज उसके नीचे हैं। तो इनको कभी लगा ही नहीं कि यार चाइना जैसी कंट्री इनको चैलेंज कर सकती है। बट देखिए, चाइनीज हमेशा से सिर्फ अपने इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अमेरिका का इस्तेमाल किया अपने इंटरेस्टेड को मीट कराने के लिए। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो वो थोड़ा अमेरिका के फेवर में रहे, थोड़ा सोवियत के फेवर में रहे। बाद में जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो चाइना ने बोला कि भाई हम मार्केट प्रिंसिपल्स को मानते हैं, तो हम आपके कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को मानेंगे। लेकिन चाइना हमेशा से कम्युनिस्ट था, केवल इकोनॉमी में वो कैपिटलिस्ट हुआ, वो रहा कम्युनिस्ट ही दोस्तों। और जितने भी इनके प्रेसिडेंट आए हैं, इन सबका एक ही चीज माननी है, जो अमेरिका है ना, वो कम्युनिस्ट रिजाइम के लिए खतरा है। और अगर आप पॉलिटिकल रिजाइम देखेंगे चाइना का, तो पॉलिटिकल रिजाइम कम्युनिस्ट ही है। वहां पे किसी तरीके की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां के लोगों के पास ये हक नहीं है कि वो वोट डाल के अपनी सरकार को चुन सके। सोचिए कितनी बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा आबादी वाला देश है चाइना अभी, और वहां के लोगों के पास ये ताकत नहीं कि वो वोट डाल के अपनी सरकार चुन सके। एक बात और है, चाइना की पॉलिसी शुरू से यही रही है। एक एग्जाम्पल दिया है यहां पे, एक लीडर है चाइना के, बो यूबो। बो यूबो ने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि एक बार क्या हुआ, नवंबर 1959 में माओ जेडोंग ने एक मीटिंग ली, और उस मीटिंग में माओ जेडोंग ने कहा कि यूएस एग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है, एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर रहा है, चाइना के अगेंस्ट डिसेप्टिव टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारे सिस्टम को चेंज करना चाहता है, कम्युनिस्टिक सिस्टम को चेंज करना चाहता है, ऐसा बोला इन्होंने। तो हमेशा से चाइना के अंदर आप कह सकते हैं कि एक एंटी यूएस स्टांस था। अब देखिए आगे चाइना ने इसके अगेंस्ट में क्या किया दोस्तों। जब सोवियत यूनियन टूटा तो चाइना को लगा कि शायद हम कमजोर पड़ सकते हैं, तो चाइना ने ओपन वोकली कुछ नहीं बोला यूएस के अगेंस्ट में, पर उनके अंदर यह था कि भाई हम अपने आप को बड़ा बनवाएंगे, एक पैरेलल यूनिवर्स बनाएंगे। और आज की डेट में चाइना का जो ट्रेडिंग सिस्टम आप देखोगे, चाहे आप उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख लीजिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वेस्टर्न हेगोमोनी की तोड़ने की बात करता है। चाहे आप देख लें मल्टीलेटरल बैंकिंग सिस्टम, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना, न्यू डेवलपमेंट बैंक में चाइना का दबदबा, अपने बैंक बना रहे हैं, तो भाई ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक को टक्कर देंगे। अपना खुद का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उनका, बेदू नाम का। उसके बाद उनकी अपनी खुद के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अली पे है, वी चैट पे है। फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क, तो दुनिया भर में तेज इंटरनेट, 5G टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जा रहा है गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में जो कार्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी, अनमैन्ड कार्स होंगी, इस तरीके की बहुत सी चीजें होंगी। तो जो उनकी कंपनी है हुआई, वो इन सब चीजों में प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर रही थी। जब यूएसए को पता चला कि भाई इस लेवल पे गेम चल रहा है, तो उन्होंने हुआई को रोकने की कोशिश की। कहा जा रहा था स्नूपिंग के भी चार्जेस भी लगाए गए हुआई के ऊपर। और ये भी बोला विजय गोखले जी ने कि ये सब जो चाइना ने किया है ना, इसमें काफी हद तक उन्होंने वेस्ट के फाइनेंशियल रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया। ये बात है।
अब पहले क्या था, 1980s के समय पे, 1970s 1990s के समय पे चाइना का जो राइज था वो पीसफुल था। बहुत सारी आवाजें उठी, 2005 में आवाज उठी कि भाई अगर चाइना एक लेवल से ज्यादा उठेगा, एक लेवल से ज्यादा पावरफुल होगा तो पीसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक रिजाइम नहीं है। आप यूएसए को देख लीजिए, मान लीजिए यूएसए में ऐसा कोई लीडर बैठ जाए जो बिना इलेक्ट किए हुए आ रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप एक सेकंड के लिए एज्यूम करिए कि वो बिना इलेक्ट किए हुए आए हैं और वही राज में रहने वाले हैं आगे, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाइना में यही है, जी जिनपिंग इज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, अपने हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए 2005 में बहुत बार ये आवाजें उठी थी। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जॉन मियर साइमर कह के, इन्होंने बोला कि अगर चाइना उठेगा तो वो कभी भी पीसफुल नहीं रहेगा। इसका एक रीजन ये भी था दोस्तों, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके ऊपर लोगों का किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है। ओके, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। हु जुनटाओ ने 2005 में बोला कि भाई पीसफुल राइज के सिद्धांत को चाइना मानता है, सबने इनकी बात मान ली। और आज की डेट में आप देख रहे हो दोस्तों कि चाइना किस हद तक वायलेंट होके, अनपीसफुल होके दुनिया के सामने आ रहा है। कोविड-19 फैलाया, उसकी कोई माफी नहीं मांगी, ऊपर से मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है दुनिया भर में। यहां पे विजय गोखले जी का यह भी बोलना है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जिसने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि चाइना कितना बड़ा खतरा बन सकता है अमेरिका के लिए। तो फिर ट्रेड वॉर किया, ट्रेड वॉर में यह मालूम पड़ा कि चाइना को क्या क्या फायदा हो रहा था बायलैटरल ट्रेड से। फिर 5G में क्या प्रॉब्लम थी, हुआई कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया। फिर पहली बार ट्रंप ने 2017 में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट सामने रखा जिसमें बोला गया कि रशिया के साथ साथ चाइना भी एक थ्रेट है यूएस के लिए। तो इस सब चीजों की बात उठने लगी। हालांकि यह भी बहुत लोगों का कहना है कि ट्रंप जो इस समय पे कर रहे हैं वो एक तरीके का कोल्ड वॉर है, और उस कोल्ड वॉर से पूरी दुनिया को नुकसान है, यूएसए चाइना दोनों को नुकसान है। चाइना के अंदर से भी कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल वॉइसेस आई हैं जिन्होंने बोला है कि अगर यूएस चाइना आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को बहुत नुकसान होगा। हालांकि देखा जाए तो यूएस चाइना बहुत हद तक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंटरमिक्स्ड है। अगर आप देखोगे यूएसए चाइना पे डिपेंडेंट है अपनी सप्लाई चेन्स के लिए, और चाइना यूएसए पे डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के लिए। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आज की डेट में जो चाइना की करेंसी है युआन, वो अभी भी डॉलर के टक्कर में नहीं आ पाई है। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये बहुत हद तक डिपेंड होगा कि जो नवंबर में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जो सरकार चुनी जाएगी उस सरकार का पॉलिटिकल स्टैंस क्या होता है, इस बात पे डिपेंड करेगा। चाइना की सरकार तो वही रहने वाली है अनटिल अनलेस वहां पे कोई रेवोल्यूशन ना हो जाए। जो वोल्फ वॉरियर्स हैं चाइना के, वोल्फ वॉरियर्स मतलब जो चाइना के डिप्लोमैट्स हैं, जो चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, वो किस तरीके से काम करेंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि चाइना की इमेज पूरी दुनिया में कैसी होती है। और इंडिया यहां पे स्ट्रेटेजिक और डिसीजनल ऑटोनॉमी कैसे लेके आएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। अभी रिसेंट स्टैंड ऑफ में आप देख सकते हैं इंडिया ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में चाइना पे बहुत हद तक इंडिपेंडेंट है, और चाइना इसीलिए मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है खुलेआम बिना किसी डर के। तो चीजें कैसे उभर के आती हैं सामने, ये तो देखिए समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए ये टॉपिक खत्म होता है, इसके अगले आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए इस आर्टिकल में बात की गई है थोड़ा बहुत डिफेंस रिफॉर्म्स की, और इस बारे में बात की गई है कि कैसे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया का, वो दुनिया के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के सामने वल्नरेबल हो सकता है, खासकर चीन के सामने वल्नरेबल हो सकता है। अगर देखा जाए तो इंडिया के डिफेंस सेटअप में तीन मेन बॉडी सामने आती हैं। पहली बॉडी में आता है आपका, पहले तीन मेन ब्लॉक सामने आते हैं, तीन मेन स्लाइसेस कहा गया है इस आर्टिकल में। तो पहली स्लाइस में आता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिलिट्री ऑफ डिफेंस। दूसरा आता है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो हमारे आर्म्स मैन्युफैक्चर करती है। और तीसरा आता है आपकी तीनों सर्विसेज, जिसमें आर्म फोर्सेस में आपकी एयरफोर्स आ गई, नेवी आ गई और इंडियन आर्मी आ गई। कहा जाता है कि अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये जो तीनों स्लाइसेस हैं, ये तीनों स्लाइसेस आपस में मिलजुल के एफिशिएंट तरीके से काम करें अगर हमको चाइनीज थ्रेट को टैकल करना है। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ, with technology progressing exponentially, a single service prosecution of war is no longer tenable because of the advent of smart munitions, computer processing, networking capabilities, skyrocketing cost of equipment, bought in the concept of parallel warfare। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दोस्तों कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को एक अलग एंटिटी मान के चलते हैं, जबकि जरूरी यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सिंगल सर्विस प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, हमको मल्टी सर्विस प्रोसिक्यूशन चाहिए।
और उस मल्टी सर्विस प्रोसिक्यूशन में इंडियन फोर्सेस, इंडिया की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसको तो साथ मिलकर काम करना ही है। साथ साथ हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसको भी प्रॉपर काम करना है ताकि वेपन्स बना के प्रॉपरली दिए जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि हायर लेवल के वेपन्स हो हमारे पास, एडवांस्ड मशीनरी हो ताकि हम चाइना जैसे थ्रेट्स को हैंडल कर सकें। फिर हमारे पास साइबर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट आता है। तो केवल हमारी आर्मी स्ट्रांग है, नेवी स्ट्रांग है, एयरफोर्स स्ट्रांग है, इससे काम नहीं चलेगा। साथ साथ हमारी साइबर कैपेसिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हमारी है नहीं अभी के लिए। फिर कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं। जितनी भी हमारी सर्विसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म फोर्सेज हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इनके बीच में एक बैलेंस की जरूरत है, इनकी इंटीग्रेशन की जरूरत है। और उसके इंटीग्रेशन के साथ साथ इनकी साइबर स्पेस के साथ इंटीग्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेशन जरूरी है। इन सब टारगेट्स को मीट करने के लिए बनाया गया था डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का चेयरमैन कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके ऊपर बैठेगा, वो इन तीनों सर्विसेज को, बाकी सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज को मैनेज करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, और ये रिपोर्ट किसको करेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो इस तरीके की चीजों को बनाया गया। लेकिन बात यह है, इस आर्टिकल में यह भी बोला गया है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारा बहुत अच्छा है नहीं, हम लोग बहुत टर्म्स में अभी भी वुल्नरेबल हैं, पॉलिटिकली, मिलिटरीली बहुत तरीके से वुल्नरेबल है। एक बात और बोली गई है कि हम लोग दो खतरनाक नेबर्स के से घिरे हुए हैं, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। चाइना तो स्ट्रांग है ही, पाकिस्तान को धीरे धीरे स्ट्रांग कर रहा है। ये जो चाइना पाकिस्तान का नेक्सट है, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरा करें। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो 300 फाइटर जेट्स की हमें जरूरत है, बहुत अलग अलग तरीके की बंदूकों की जरूरत है, हमारी नेवी को जहाजों की जरूरत है, हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। और चूंकि कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया है, तो डिफेंस स्पेंडिंग कट करनी पड़ेगी ताकि सोशल एरियाज में स्पेंडिंग करी जा सके। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, सप्लाई साइड इकोनॉमी को सही करना है, डिमांड साइड इकोनॉमी को सही करना है। हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से चाइना के पैसे पर डिपेंडेंट है, काफी हद तक बाकी देश के पैसों पर डिपेंडेंट है। हमारे पास पैसा है ही नहीं, डिफेंस में हम खर्चा करेंगे कहां से? तो इस तरीके की प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है। जो हमारी डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास केवल ये कैपेबिलिटी कि वो तेजस एयरक्राफ्ट एक साल में 8 क्रिएट कर सकता है। तो एक साल में 8 तेजस एयरक्राफ्ट, वो भी जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो भले ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, बट वो चाइना की और यूएस के एयरक्राफ्ट के सामने कुछ भी नहीं है, उनकी लेवल ऑफ क्वालिटी पे बिल्कुल है ही नहीं। तो यहां पे बस बात ये बोली है ऑथर ने कि हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, साथ साथ इंटर कोऑर्डिनेशन को बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहां पे थिएटर के कंसेप्ट की भी बात की गई है। क्या बोला जाता है थिएटर के कंसेप्ट में? थिएटर कमांड्स। थिएटर कमांड्स का कंसेप्ट क्या है दोस्तों? ये थिएटर कमांड्स का कंसेप्ट चाइना में आ गया था 2015 में, और अभी भी वहां पे एग्जीक्यूशन में, इंडिया में भी बात हो रही, पर पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन में नहीं है। थिएटर कमांड्स में क्या होता है कि आप एक देश को, यानी मान लीजिए इंडिया को, आपने अलग अलग जोन्स में बांट दिया और हर जोन में एक थिएटर स्टैब्लिश कर दी। चाइना क्या कर रहा है कि केवल अपनी कंट्री नहीं, दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेसिस को स्टॉल कर रहा है, तो वो भी थिएटर्स हैं। और जब वो अपने मिलिट्री बेसिस को स्टॉल करते हैं तो वहां पे साइबर टेक्नोलॉजी के साथ साथ एयरफोर्स, नेवल फोर्सेस और आर्मी तीनों को डिप्लॉय करते हैं। तो इंडिया में भी जो थिएटर कमांड का कंसेप्ट है ना दोस्तों, यहां पे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। थिएटर कमांड में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों होनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करो तो केवल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक ऐसी जगह है जहां पे ट्राई सर्विसेज कमांड है, तीनों चीजें हैं। नहीं तो ज्यादातर जो आप बेसिस देखोगे या तो वो नेवी के होंगे, या आर्मी के होंगे, या फिर एयरफोर्स के होंगे। ये नहीं करना है, तीनों को कंबाइन करके थिएटर्स बनाने हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। क्योंकि अब चाइना डेन जियोपांग के उस सिद्धांत को नहीं मानता है कि शन पब्लिसिटी एंड बिल्ड कैपेसिटी फर्स्ट। हमें अपनी पब्लिसिटी को अभी के लिए रोकना है, कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, ये ऑथर ने बोला है। ऑथर है मनमोहन बहादुर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के। अगले आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। अब ये आर्टिकल है किलिंग गाजा का। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है दोस्तों केरला में, पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट में, कि भाई कुछ लोगों ने एक पाइनएप्पल के अंदर पटाखे भर के रख दिए वहां पे, एक एलिफेंट ने उसको खा लिया, और ऑब्वियसली बात है अंदर वो पटाखे फूट गए होंगे, तो वो बेचारा खत्म हो गया। एक नदी में उसकी जो लाश थी वो तैर रही थी। तो भाई पब्लिक को गुस्सा आ गया है। बहुत सारे लोकल्स का वहां पे बोलना है कि देखिए ये इस एलिफेंट के लिए नहीं रखा गया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एलिफेंट मर गया। बहुत सारे जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स आते थे वहां पे, उनके लिए उस अनानास को पटाखों से भर के रखा गया था।
अब यहाँ पे दुनिया भर में गुस्सा है, ठीक है, इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, सारे सेलिब्रिटी, सारे लोग बोल रहे हैं कि इनको फांसी की सजा दे दो। पर दोस्तों यहाँ पे इस आर्टिकल ने क्या बोला है, जैसे ही ये घटना होती है, हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इंडियन कल्चर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। बट यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि क्या इंडियन कल्चर एक्चुअली में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या लैक ऑफ साइंटिफिक कल्चर इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या रेडीनेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या ऐसा कुछ पहले नहीं हो सकता था कि ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको किसी तरीके से रोका जा सके? हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 30,000 एलिफेंट्स है, 30,000 से थोड़े कम है। क्या उनके लिए वाइल्ड में घूमने की जगह अब बची है, या उनकी सारी जगहों में मैन घुसता ही जा रहा है, मैनकाइंड घुसती ही जा रही है? ये जो वेस्टर्न घाट्स है जहां पे घटना हुई है, उस वेस्टर्न घाट्स में देखिए नो डाउट जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब चूंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ा है तो जो कॉरिडोर है, जो एलिफेंट कॉरिडोर है, उनमें अब आ गई है प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शंस। इन हाथियों के पास ज्यादा जगह बची नहीं है जाने के लिए, इनका जो हैबिटेट है वो काफी डिमिनिश हो चुका है। तो जो इनका लिमिटेड हैबिटेट बचा है उसके अंदर इनको ठीक से खाना मिलता नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, खाने की तलाश में ये लोग उस हैबिटेट से बाहर निकल के आते हैं। जब वो इस हैबिटेट से बाहर निकल के आते हैं तो आसपास के जो फार्म लैंड्स हैं वो वहां घुस पाएंगे। तो आसपास कॉफी एस्टेट्स हैं, टी एस्टेट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में बहुत जगह पे हैं दोस्तों। फिर कहीं पे फूड रिच फार्म्स दिख जाएंगे, राइस पैदा हो रहा है, वहां पे घुस जाएंगे, वहां पे घुस जाएंगे, वो फसलों को खराब कर देंगे। जो लोग किसान वहां पे खेती करते हैं उनको लगता है कि जंगली जानवर घुस के हमारी फसल तबाह ना कर जाए, तो वो अनानास में पटाखे भर के रख देते हैं वहां पे, ताकि किसी भी तरीके के जंगली जानवर ना आए यहाँ पे। बहुत सारे, देखिए ये तो वहां के कल्चर का हिस्सा बन चुका है कि आपने अनानास के अंदर पटाखे भर के रख दिए। बहुत से एनिमल्स मरते हैं, पर चूंकि यहाँ पे एक एलिफेंट मर गया, उसकी इमेजेस वायरल हो गई, तो इतना बवाल मच गया पूरे इंडिया में। तो जरूरी ये है कि एक प्रॉपर साइंटिफिक सॉल्यूशन लाने की जरूरत है। और ये जो एलिफेंट्स हैं जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वाइल्ड रेंज में, इनके पास जगह होनी चाहिए रहने के लिए। अगर इनके पास जगह नहीं होगी तो ये अपने रेंज से बाहर निकल के आएंगे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी। अभी के लिए जिसने अनानास में पटाखे भरे हैं उसको अगर आप सजा दे भी दो तो भी आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन की निकालने की जरूरत है। आप बस ये बोल दो कि जो आपने कल्चरली गलत किया है, इससे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। फिर यहां पे एक रिपोर्ट की बात की है, जिसको बोला जाता है माधव गदगिल कमेटी रिपोर्ट। माधव गदगिल कमेटी रिपोर्ट दोस्तों वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। इस माधव गदगिल कमेटी रिपोर्ट ने बोला था कि भाई पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर करो और किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट यहां पे नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की माइनिंग नहीं होनी चाहिए, घर नहीं बनने चाहिए, पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। लेकिन जैसे ही माधव गदगिल कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस आई, सारे साउथ इंडिया के स्टेट्स खड़े हो गए, कहते नहीं भाई ये नहीं मानेंगे हम। सारे साउथ इंडिया के स्टेट्स मना करने लगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न घाट्स की जो जमीन है वहां पे तो इतने क्रैश क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, टी कॉफी, पैसा मिलता है उनको, स्पाइसेस उगाए जाते हैं, मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मिनरल्स के लिए आप जमीन खरीदोगे, कैश क्रॉप्स के लिए आप प्लांटेशन लगाओगे, तो ट्रीज साफ करोगे। तो इन एलिफेंट्स की जो जगह थी, जो ट्रेडिशनली हमेशा से इन वाइल्ड लाइफ की जो जगह थी, उस जगह में आप घुस रहे हो। अब जब एलिफेंट्स के लिए जगह बचेगी नहीं, बाकी वाइल्ड जानवरों के लिए जगह बचेगी नहीं, तो वो अपने हैबिटेट से बाहर निकल के आएंगे। जब वो अपने हैबिटेट से बाहर निकल के आएंगे तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और ये जो हुआ है ये आगे भी होगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। ये बोला ऑथर ने, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट बहुत जो सॉलिड है इसमें वो ये है कि उन लोगों को जो आप ब्लेम कर रहे हो कि उनको मार दो और काट दो, फांसी दे दो, वो करने से सॉल्यूशन नहीं होगा चीजों का। सॉल्यूशन सरकार को ढूंढना है, यहाँ पे कमी सरकार की रही है, ऐसा बोला जाता है। आगे चलते हैं। इस आर्टिकल में वही यूएस चाइना की बात की गई, स्काई रॉकेटिंग टेंशंस। बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटेड हैं, जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, अब देखिए पूरी दुनिया में चाइना ही चाइना छाया हुआ है। इस समय पे यूएस से भी लड़ रहा है, इंडिया से भी लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे यूएस का जो स्टांस है चाइना की तरफ ज्यादा खतरनाक है। अभी अभी आपका डिसीजन आया कि देखिए यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 16 जून से चाइना के पैसेंजर प्लेन्स यूएस में नहीं आ सकते। तो ये एक अलग ही किस्म का वॉर शुरू हो गया है। ट्रेड वॉर तो चल ही रहा था, ट्रेड वॉर थोड़ा कम होने का है तो कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, सारा बवाल फैल गया। यूएस ने सीधे सीधे ये बोला है कि हम हांगकांग के साथ जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस रखते हैं उसको भी खत्म कर देंगे, क्योंकि चाइना ने हांगकांग की इकोनॉमी को तोड़ दिया है, ये भी बोला गया है। तो भाई जबरदस्त टारगेटिंग हो रही है चाइना की यूएस के द्वारा। अच्छा, चाइना यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से यूएस के साथ सीधे सीधे पंगा नहीं लेना चाहता।
क्योंकि चाइना अभी भी काफी हद तक यूएस पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के मामले में, करेंसी के मामले में, बहुत सारी चीजों पे चाइना इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन यूएस। हालांकि चाइना यहाँ पे कोई बहुत सीधा नहीं है, जिसके ऊपर चाइना डिपेंडेंट नहीं है, जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर चाइना पूरी तरीके से शिकंजा कस रहा है। जैसे इंडिया पे देख लीजिए, एलएसी भी क्या स्टैंड ऑफ चल रहा है, साउथ चाइना सी देख लीजिए, तो वियतनाम, फिलीपीन सबके साथ लड़ाई जारू है, बट यूएस के साथ सीधे सीधे पंगा नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि यूएसए अभी भी चाइना का बाप है। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि करना क्या चाहिए यहाँ पे ऑथर के हिसाब से। ऑथर का यहाँ पे ये करना है, कहना है कि देखिए यूएस चाइना के बीच में जो डेवलप हो रहा है ना, वो एक नए तरीके का कोल्ड वॉर है, और ये कोल्ड वॉर दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कोल्ड वॉर एक समय पे यूएसए और अर्स्टवाइल यूएसएसआर में था, ओके, बट वो कोल्ड वॉर बेसिस था आपका आइडियोलॉजी में। अभी भी जो वॉर है यूएसए और चाइना के बीच में, ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप की लीडरशिप में एंटी चाइना स्टैंस बहुत बढ़ता जा रहा है। ये बात भी बहुत हद तक सही है कि ट्रंप ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि क्या एक्चुअली में खामियां हैं यूएस चाइना की रिलेशनशिप में, कैसे चाइना यूएस के साथ ज्यादा फायदे में। उस चीज को ट्रंप सामने लेके आया, ट्रेड वॉर हुआ, बहुत सारी चाइना के आइटम्स में ड्यूटी वगैरह लगाई गई। अब देखिए हांगकांग में बवाल हो ही रहा है, ओके, फ्लाइट्स भी बैन हो गई हैं यूएसए में चाइनीज पैसेंजर्स की। तो अब यहां पे कहने के ये हुआ जा रहा है कि करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए, देखिए अमेरिका ऑलरेडी ग्रेट डिप्रेशन में आ चुका है, ऐसा बोला जाता है, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बैठ गई है, चाइना के साथ उनके टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है कि ट्रंप ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, तो ये फुल फ्लेज्ड कोल्ड वॉर में ना तब्दील हो जाए, सिचुएशन इतनी ज्यादा ना खराब हो जाए कि यूएस और चाइना में कुछ आइडियोलॉजिकल टेंशंस आ जाएं, क्योंकि दोनों अभी भी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एक दूसरे के साथ बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, तो किसी ना किसी तरीके के मिडिल पाथ को ढूंढने की जरूरत है। एक लिमिट से ज्यादा यूएसए को, चाइना को कोरोना पैंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए। ये ना यूएसए के इंटरेस्ट में है ना चाइना के इंटरेस्ट में, ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। अब कितना सही कितना गलत ये तो देखिए आइडियोलॉजीज की बात है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। इस आर्टिकल में कुछ खास वैसे था नहीं, यहां पे बात की गई एम्ब्रेसिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन। देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आ रहा है जून 5 को, नेचर की प्रोटेक्शन की बात होती है, नेचर की प्रोटेक्शन की बात हमेशा ही होती है, लेकिन हम सबको लगता है कि नेचर डिफेंसलेस है और हम इसको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, ये पलट के कुछ नहीं करेगा। बट देखिए नेचर के अंदर बहुत ताकत है, जो सुप्रीम पावर है नेचर है, हम कुछ भी नहीं है नेचर के सामने। जिस दिन नेचर की फ्यूरी हमारे ऊपर आई, सारे के सारे उड़ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या, हम लोग नेचर को बेहिसाब नुकसान पहुंचा रहे थे। नेचर ने बदला कैसे लिया, यहाँ पे ऑथर ने बोला, नेचर ने बोला कोविड-19। तो कोविड-19 ने दुनिया भर को हिला के रख दिया है। और क्या कोविड-19 एक अकेली ऐसी प्रॉब्लम है जो पहले नहीं आई है या बाद में नहीं आएगी? यहां पे ऑथर ने बताया कि देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एनिमल ओरिजिन से निकल के आई हैं। चाहे आप स्वाइन फ्लू ले लीजिए, चाहे एवियन फ्लू ले लीजिए, चाहे कोविड-19 ले लीजिए, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और ऑथर का कुछ हद तक ये बोलना है कि ये जो परेशानी की वजह है ना, ये एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट्स हैं, जो ह्यूमंस कर रहे हैं ना अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसकी वजह से ये परेशानियां सामने निकल के आ रही हैं। यहां पे ऑथर बोलता है कि देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एनिमल एग्रीकल्चर चलता है, जिसको फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, जहां पे मीट्स, एग्स और डेयरी को बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये जो फैक्ट्री फार्मिंग है ना, ये हमारे प्लेनेट को एक बहुत बड़े हेल्थ रिस्क पे डाल सकती है। अभी भी देखिए बहस चल रही है कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो जूनोटिक ओरिजिन है। जूनोटिक मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। इवन एचआईवी के लिए भी बोला जाता है दिस इज एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो हमेशा से एनिमल से डिजीज निकल के आ रही है ह्यूमंस की तरफ, और कहा जा रहा है कि इसके लिए बहुत हद तक एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जो ह्यूमंस का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये एक कारण है। तो ये जो मीट्स हैं, ये जो एग्स हैं, ये जो डेयरी है, जो हमको डेली मार्केट में मिलते हैं, ये खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। फैक्ट्री फार्मिंग हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप में से कोई चिकन खाता होगा तो देखिए दो तरीके, एक तो देसी मुर्गा हो गया, एक भाई पोल्ट्री वाला मुर्गा हो गया। तो देसी मुर्गा तो चलिए अलग बात हो गई। अगर आपने पोल्ट्री मुर्गे को कभी पोल्ट्री फार्म में जाके देखा हो, जो व्हाइट रंग के चिकन आते हैं ना दोस्तों, उनको कभी पोल्ट्री फार्म में जाके देखिए कैसे पोल्ट्री फार्म में उनको भर भर के एक जगह गंदी कंडीशन में रखा जाता है, आपका खाने का मन नहीं करेगा उसको। तो यहां पे यही बोली जा रही है कि जो फैक्ट्री फार्मिंग है आज की डेट में, ये फैक्ट्री फार्मिंग इस पूरे प्लेनेट की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक बन चुकी है। एक चीज यहां पे ये बोली गई, और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारी जूनोटिक डिजीजेस की वजह बन सकती है ये
फैक्ट्री फार्मिंग। फिर एक और चीज बोली गई है, वाइल्ड एंड फार्म्ड सी फूड प्रोडक्शन ऑल्सो कॉजेस सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्पीशीज लॉस एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो भाई जो सी फूड प्रोडक्शन होता है, तो श्रिम्प, प्रॉन्स, स्क्विड, ये सब जो खाए जाते हैं, इसकी वजह से बहुत सारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, स्पीशीज लॉस भी हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, और हो सकता है कि भाई इनसे भी कोई बीमारी निकल आए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये सब चीजें यहां पे ऑथर ने कही, और जब ऑथर ने ये बोला उसके बाद उसने एक यहां पे अल्टरनेटिव भी दिया। अल्टरनेटिव दिया चिकपीस ओवर चिकन। देखिए चिकपीस ओवर चिकन की जब बात आती है, क्या मतलब है इसका, कि भाई चिकन को अवॉइड करो प्रोटीन के लिए, चिकपीस खाओ, तो वेजिटेरियन ऑप्शन है, उतना ही फायदेमंद है। लेकिन लोग ऑब्वियसली बात है चिकन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि टेस्ट ही चिकन का ऐसा है कि भाई वेजिटेरियन टेस्ट कभी उसको ओवरसी कर ही नहीं सकता। एक नॉनवेज आदमी से बोलो कि भाई तुम नॉनवेज छोड़ दो, चिकन छोड़ दो, वो छोड़ ही नहीं सकता, दाल खा ही नहीं सकता चिकन को छोड़ के। ओके, तो यहां पे बात आती है कि भाई ऑप्शन क्या है। ऑप्शन निकल के आता है अल्टरनेटिव प्रोटीन में। ये है अल्टरनेटिव प्रोटीन दोस्तों। क्या होता है अल्टरनेटिव प्रोटीन? दुनिया भर की कंपनीज अल्टरनेटिव प्रोटीन में काम कर रही है। ये है एक्चुअली में अपग्रेडेड वर्जन मीट का, एग्स का, डेयरी का। इसको या तो प्लांट या क्रॉप इंग्रेडिएंट से बनाया जाएगा या एनिमल की सेल से बनाया जाएगा। तो अब जो मीट, एग और डेयरी बनेगी वो तो या तो प्लांट या क्रॉप इंग्रेडिएंट से बनेगी या एनिमल की सेल से बनेगी। फायदा क्या होगा? उसमें वही मीट का टेस्ट आएगा, वही चिकन का टेस्ट, वही मटन का टेस्ट, वही एग का टेस्ट, वही दूध का टेस्ट। लेकिन जूनोटिक डिजीजेस की फैलने की जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। तो यहां देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब आपको एक चीज और बता दूं, इस आर्टिकल में एनिमल प्रोटीन की करी गई है तारीफ, लेकिन बहुत सारी वॉइसेस ऐसी भी उठ रही हैं जो कि एनिमल प्रोटीन को अननेचुरल बोल के अनहेल्दी कह रही हैं। अब इस पे भी एक बहस की जरूरत है। इस आर्टिकल में एनिमल प्रोटीन की फायदा तारीफ की गई है, बट सब एनिमल प्रोटीन की तारीफ नहीं करते हैं, कुछ इसको डेंजरस भी बोलते हैं। इस एनिमल प्रोटीन के बारे में ऑथर ने क्या बोला है कि ये कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, उनका टेस्ट भी वही रहता है, और प्लेनेट हेल्थ भी सेफगार्ड रहेगी, जो कि डायरेक्ट जूनोटिक फूड ओरिजिन्स को हम लोग छोड़ रहे हैं। मतलब सीधे एनिमल से आने वाले फूड सोर्सेस को हम लोग छोड़ के एक ऐसा फूड सोर्स बना रहे हैं जिसमें एनिमल वाला ही टेस्ट है, मांस वाला ही टेस्ट है, बट ऑब्वियसली बात है खतरा थोड़ा कम है। बहुत सारी कंट्रीज है, सिंगापुर, कनाडा जैसी, जो ऑलरेडी अल्टरनेटिव प्रोटीन पे काफी रिसर्च कर रही हैं, अपनी फूड सिक्योरिटी में उसको काफी तवज्जो दे रही हैं, उसके ऊपर काफी रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ सफिशिएंसी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। फैक्ट्री फार्मिंग की बात की जाए तो इंडिया की फैक्ट्री फार्मिंग की जो इंडस्ट्री है वो बाकी कंट्री से बहुत कम है, जैसे यूएसए, ब्राजील, चाइना, यहाँ पे फैक्ट्री फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे चलती है। तो भैया देख लो वेट मार्केट चाइना के, निकल गया ना कोरोना वायरस। अभी देखिए इस बात पे 100% श्योरिटी नहीं है, बट पूरे चांसेस ये हैं कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना के वेट मार्केट से निकला है। अब कहां निकला है, कैसे निकला है, ये तो किसी को भी नहीं पता, बट इस आर्टिकल का आपको एक जो मेजर पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा, वो है अल्टरनेटिव प्रोटीन। यहां पे इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि इस अल्टरनेटिव प्रोटीन के क्या क्या फायदे हैं, कैसे ये हमारी हेल्थ हैजर्ड्स को कम कर सकता है, कैसे फूड सिक्योरिटी को बढ़ा सकता है, एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ा सकता है आगे आने वाले समय में, और इस मॉडल पे इंडिया को भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा बोला है वरुण देशपांडे जी ने, जो कि ऑब्वियसली बात है इस आर्टिकल के लेखक हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुड फूड इंस्टीट्यूट इंडिया के। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों। एडिटोरियल्स में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, काम भर के सारे एडिटोरियल्स मैंने डिस्कस किए हैं। आज मैं बहुत सारी करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, आई होप आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। गुड बाय।